हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पढ़ाई ज़रूरी है पर। और आज की क्लास में हम लोग ध्रुव स्वामिनी नाटक देखेंगे। इसके पहले हम लोग भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त ये सभी नाटक देख चुके हैं। तो आज की क्लास में प्रसाद जी का ध्रुव स्वामिनी नाटक, जो कि हमारी यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगा हुआ है। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आज की क्लास में देखेंगे। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं और इसका प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी है। और ध्रुव स्वामिनी नाटक की श्रेणी की बात करें तो ये जो नाटक है ये स्त्री प्रधान नाटक है और समस्यात्मक नाटक भी है और ऐतिहासिक नाटक भी है ये। ठीक है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में अंकों की संख्या 3 है और दृश्य भी इसमें 3 है, यानी प्रत्येक अंक में एक एक दृश्य है। इस बात को आप याद रखेंगे कि प्रत्येक अंक में एक दृश्य है, तो 3 ही अंक हैं और 3 ही दृश्य हैं। अब हम बात कर लेते हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक के कथानक की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसका कथानक ही आप जान गए तो समझ लो नाटक की जो है विषय वस्तु आप समझ जाएंगे कि नाटक में क्या है। तो ध्रुव स्वामिनी जो हैं वो गुप्त काल में विवाहिता होकर नहीं आती, यानी गुप्त काल में आती हैं लेकिन विवाहिता होकर नहीं, अपितु इनके पिता द्वारा उसका डोला यानी पालकी भेजी जाती है। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से प्रेम करती हैं, किंतु दुर्भाग्यवश उसे रामगुप्त की पत्नी बनकर रहना पड़ता है। मतलब रामगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों भाई हैं, तो प्रेम तो ये चंद्रगुप्त से करती हैं, बट इन्हें रहना किसकी पत्नी बनकर रहना पड़ता है? रामगुप्त की। सकराज जो है वो रामगुप्त पर आक्रमण की योजना बनाता है तथा संधि की शर्तों में यह मांग रखता है कि ध्रुव स्वामिनी व अन्य स्त्रियां उसके शिविर में भेजी जाएं। तो सकराज जो है वो आक्रमण कर देता है रामगुप्त पर और मतलब अगर वो कहता है अगर आप संधि चाहते हो तो संधि की कुछ शर्तें हैं और उन शर्तों में वो ध्रुव स्वामिनी और अन्य स्त्रियों को भी शिविर में भेजने को कहता है। इसके बाद रामगुप्त तो कायर है, वह इस प्रस्ताव को मान लेता है, लेकिन ध्रुव स्वामिनी जो है वो रामगुप्त से यह प्रार्थना करती है कि वह यह कायरतापूर्ण एवं लज्जाजनक कार्य ना करे। रामगुप्त से कहती है कि आप ये कायरतापूर्ण और लज्जाजनक कार्य ना करें, बट रामगुप्त ऐसा कुछ नहीं मानता है। और स्त्री भोग की या मतलब ध्रुव स्वामिनी ही कहती हैं स्त्री भोग की या आदान प्रदान की वस्तु नहीं है। लेकिन रामगुप्त पर प्रार्थना को कोई असर नहीं होता है और तब ध्रुव स्वामिनी आत्महत्या का प्रयास करती है। ठीक है, तब वो काफ़ी समझाने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आता है, तो फिर ध्रुव स्वामिनी अंत में आत्महत्या करने का प्रयास करती है, लेकिन चंद्रगुप्त द्वारा ध्रुव स्वामिनी को आत्महत्या करने से बचा लिया जाता है, वो उसे रोक लेता है। फिर चंद्रगुप्त ही स्त्री वेश में जाकर सकराज की हत्या करते हैं और एक सामंत कुमार के हाथों रामगुप्त भी मारा जाता है। फिर ध्रुव स्वामिनी का बागदत्ता पत्नी की तरह, मतलब अब ध्रुव स्वामिनी एक पत्नी की तरह चंद्रगुप्त के साथ रहने लग जाती हैं। ठीक है, तो ये इस पूरे नाटक का कथानक था। अब समझ ही गए होंगे कि नाटक में क्या क्या था। अब अगर हम बात करें नाटक के उद्देश्य की, तो इसमें स्त्री अस्मिता का प्रश्न उठाया गया है, अनमेल विवाह की समस्या का भी चित्रण है, योग्य शासक के चुनाव की ओर भी ध्यान दिया गया है कि योग्य शासक को ही चुनना चाहिए और रामगुप्त तो योग्य शासक नहीं था। स्त्री को भोग की वस्तु ना मानकर उसकी अस्मिता को स्वीकार करने की प्रेरणा देना इस नाटक का उद्देश्य है। अब इस नाटक की कथा वस्तु में नाटक के प्रथम अंक में जो है प्रारंभ और प्रयत्न है और द्वितीय अंक में प्राप्ति की अभिलाषा है और तृतीय अंक में नियताप्ति और फलागम जैसे कार्य व्यवस्था का समायोजन हुआ है। अगर आप देखें कि नाटक की जो कथा वस्तु थी, तो इसके प्रथम अंक में प्रारंभ और प्रयत्न और द्वितीय अंक में प्राप्ति की अभिलाषा और तृतीय अंक में नियताप्ति और फलागम जैसे कार्य व्यवस्था का ये समायोजन हुआ है, कार्य व्यवस्था है इस नाटक की कथा वस्तु की। अब हम लोग बात करते हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक के पात्रों की। तो पात्रों में पहले हम लोग पुरुष पात्र देखेंगे, फिर स्त्री पात्र भी देख लेंगे। तो पुरुष पात्रों में उनका परिचय भी साथ साथ देखते चलते हैं। चंद्रगुप्त जो हैं वो इस
नाटक के पुरुष पात्रों में है। चंद्रगुप्त जो है नाटक के नायक हैं और ध्रुव स्वामिनी का प्रेमी है, और ये रामगुप्त का छोटा भाई है, साहसी निडर भी है और देशभक्त है। स्त्री वेश में जाकर सकराज की हत्या करता है यही। इसके बाद अगला पात्र रामगुप्त है। रामगुप्त चंद्रगुप्त का बड़ा भाई है, ध्रुव स्वामिनी का पति है, कायर है, आत्मगौरव रहित है और सामंत कुमार के हाथों ये मारा जाता है। इसके बाद है शिखर स्वामी। हमें पात्रों का परिचय बहुत अच्छे से जानना है, तो अगर हम पात्रों को समझ गए तो हम स्टोरी भी या नाटक में जो भी कथानक है उसको भी भली भांति समझ पाते हैं, है ना। तो शिखर स्वामी जो हैं वो रामगुप्त का विश्वास पात्र है, षड्यंत्रकारी है शिखर स्वामी, खलनायक है कह सकते हैं हम इसको। तो पुरोहित जो है इसमें वो रामगुप्त के दरबार का पुरोहित निर्भीक एवं स्पष्टवादी है, अच्छा है पुरोहित, और ध्रुव स्वामिनी का पक्ष लेने वाला है, देशभक्त मानवता के गुणों से युक्त है, नीति शास्त्र का जानकार भी है पुरोहित। ठीक है। इसके बाद है सकराज। सकराज तो आपको पता ही है, शकों का राजा और कोमा का प्रेमी है, चंद्रगुप्त के हाथों यही मारा जाता है, कह सकते हैं नाटक का ये प्रतिनायक है। मिहिरदेव जो हैं वो सकराज के गुरु हैं, कोमा का पालन पोषण करने वाले हैं, यही सकराज की जो पत्नी या प्रेमिका कोमा है उसका पालन पोषण मिहिरदेव करते हैं और चंद्रगुप्त के सैनिकों द्वारा ये मारे जाते हैं मिहिरदेव। खिंगल कौन है? खिंगल भी इसमें एक पात्र है। खिंगल सकराज के दरबार का दूत है और रामगुप्त के दरबार में संधि का प्रस्ताव लेकर यही आता है खिंगल। ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग स्त्री पात्रों की। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के स्त्री पात्रों में सबसे पहले ध्रुव स्वामिनी ही जो नाटक की नायिका है, ऐतिहासिक पात्र हैं ध्रुव स्वामिनी, और क्योंकि इतिहास में इनका नाम ध्रुवश्री मिलता है और प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी नाम जो है राजशेखर के एक मुक्तक से लिया गया है। इस पे एक टिप्पणी भी है कि बद्री प्रसाद पंचोली जो हैं उन्होंने ध्रुवश्री नाम का एक नाटक लिखा था। ठीक है। तो ध्रुवश्री नाम जो है इतिहास में मिलता है और एक ऐतिहासिक पात्र हैं। ठीक है। इसके बाद है मंदाकिनी। मंदाकिनी कौन है? मंदाकिनी का भी बहुत अच्छा रोल है, आप लोग याद रखिएगा। ये मंदाकिनी की काफ़ी स्टेटमेंट भी मिलती हैं और बहुत मोस्ट भी हैं, अभी आगे स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे। तो मंदाकिनी जो हैं ये रामगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन है और समुद्रगुप्त की पुत्री हैं, यानी ये काल्पनिक पात्र हैं, ये भी कह सकते हैं मंदाकिनी। इसके बाद कोमा जो है इसमें है, कोमा पात्र है स्त्री पात्रों में। तो ये मिहिरदेव की पालित पुत्री है, मिहिरदेव ने इनका पालन पोषण किया और सकराज की प्रेमिका है, सरल एवं भावुक आदर्श प्रेमिका है, काल्पनिक पात्र हैं ये। ठीक है। इसके बाद है, अब हम लोग बात करते हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक के गीतों की। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में गीत कौन कौन से आए हैं? तो मंदाकिनी द्वारा गीत गाए गए हैं ये। मंदाकिनी कौन है? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए, अभी जस्ट मैंने बताया था। तो मंदाकिनी जो है ये गीत गा रही हैं। यह कसक अरे आंसू सहजा, शीतलता फैलाता बहजा। मंदाकिनी प्रथम अंक में ये गाती है। फिर अगला गीत है, पैरों के नीचे जलधर हो बिजली से उनका खेल चले। ये भी गीत मंदाकिनी प्रथम अंक में गाती है। इसके बाद अगला गीत है, अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलक घुंघराली है। ये सकराज के दरबार में नर्तकियों द्वारा गाया गया गीत है। तो ये गीत इस नाटक में मिलते हैं सभी। और एक बहुत मोस्ट आप लोगों ने सभी ने सुना ही होगा, प्रसिद्ध है कि यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर पी लूं जो रस तू है लाया। यौवन तेरी चंचल छाया, ये कोमा गाती है द्वितीय अंक में। अब हाँ, एक कोई विशेष तथ्य कि यह नाटक जो है विशाख के देवी चंद्रगुप्त पर आधारित है। कौन सा? ध्रुव स्वामिनी नाटक। अब हम लोग ध्रुव स्वामिनी नाटक के महत्वपूर्ण कथनों की बात कर लेते हैं। इसके कथन भी बहुत जरूरी हैं। तो कथन एक मंदाकिनी का कथन है प्रथम अंक में कि सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छलछंद की धूल उड़ती है। बहुत मोस्ट कथन है, सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छलछंद की धूल उड़ती है। ठीक है। तो मंदाकिनी को आप जानते ही हैं कौन है। और अगला कथन है, राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है, राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ ना धो बैठो, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। ये मिहिरदेव कहते हैं द्वितीय अंक में।
तो मिहिर देव भी पता होना चाहिए कौन थे। हम पात्रों का परिचय देख लिए हैं, आप इनको एक बार फिर से देखना कि मिहिर देव कौन है, तभी आपको स्टेटमेंट भी याद रहेगी। ठीक है, तो मिहिर देव चलिए मैं बता देती हूँ। मिहिर देव जो होते हैं ये कोमा का पालन पोषण यही करते हैं और सकराज के दरबार में रहते हैं और यही कहते हैं कि राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है, राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ ना धो बैठो जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। ठीक है, इसके बाद किंतु राजनीति का प्रतिशोध एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता, ऐसा कोमा कहती है कि राजनीति का प्रतिशोध एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन कर रही है वो, ठीक है, तो याद रखिएगा कि वो ऐसा कह नहीं रही, ऐसा वो क्वेश्चन कर रही है, क्या राजनीति का प्रतिशोध एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता, कोमा द्वितीय अंक में कहती है। इसके बाद अगला कथन है कि भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित नहीं किया है, किंतु लोगों की दस्यु वृत्ति ने उन्हें लूटा है। कितनी सही बात कह रही है। तो मंदाकिनी ये कथन जो है तृतीय अंक में कहती है। तो वैसे तो बहुत छोटा नाटक है, आप सभी को पढ़ना चाहिए इस नाटक को, फिर भी अगर नहीं पढ़ सकते तो उससे रिलेटेड ये महत्वपूर्ण जो है बिंदु, इनको आप याद रखिएगा। तो नाटक का कथानक, उससे उसके जो पात्र हैं उनके बारे में कथन जो हैं, ये सभी आप लोग इस नाटक में जान चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले नाटक के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।